सो बेसिकली कल के लेक्चर में हमने समझा था बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ, जहां पे एक लॉजिक हमें समझाया गया था कि ये लॉजिक बेसिकली ग्राफ पे किस तरीके से काम करता है। एक बार फटाफट ब्रीफिंग करके फिर हम मूव करेंगे हमारे अगले एल्गोरिथम की तरफ। सो बेसिकली क्या था बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ में, कि जब हम लीनियर रिग्रेशन लाइन बनाते हैं या लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास काफी सारे डेटा पॉइंट्स होते हैं। मान लीजिए ये हमारे डेटा पॉइंट्स है इस तरीके से, और हमारी कोशिश ये होती है कि हम एक लाइन ड्रॉ करें जो लाइन ऑलमोस्ट डेटा पॉइंट्स के नियर बाई पास करे। परफेक्ट। अब क्या है ना, ये एल्गोरिथम हमने बना लिया, एक लीनियर रिग्रेशन लाइन मिल गई। अगर अब हमको इस लाइन को और एक्यूरेट बनाना है जिससे हमें यह पता चले कि जो ये लाइन बनाई गई है ये ऑलमोस्ट डेटा पॉइंट्स के पास है, तो एट द बेसिक प्रिलिमिनरी स्टेज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक ऐसा एल्गोरिथम बना लेते हैं जो ऑलमोस्ट डेटा पॉइंट्स के पास रहना चाहे, पर उस चक्कर में हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हर डेटा पॉइंट को टच किया जाए। इस तरीके से हर एक डेटा पॉइंट को टच करने के लिए हम लोग हमारे ग्राफ में या हमारे एल्गोरिथम में कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा ऐड कर देते हैं, जिससे जब भी मेरे ग्राफ के अंदर नए डेटा पॉइंट्स ऐड होंगे, और हो सकता है उन डेटा पॉइंट्स का बायस या वेरिएंस लो हो सकता है और हाई हो सकता है। वेरिएंस मतलब उनके बीच का गैप, बायस मतलब गैप तो कम है पर डेटा जो है वो बहुत ज्यादा सर्कुलेटेड है, नॉर्मलाइज्ड है। ठीक है, इस केस में क्या होगा, हमसे हो सकता है इस लाइन को ड्रॉ करने में कोई डेटा आउटलायर बन जाए, और जो हमारा गैप है ये इतना ज्यादा हो जाए कि हम लोग की एरर्स ज्यादा आने लगे। इस लॉजिक को हमने कहा बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ। सो बेसिकली हम समझने जा रहे हैं इस लॉजिक के बाद एक अगला एल्गोरिथम जिसका नाम है हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन। सो लीनियर रिग्रेशन की प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम थी, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, सारे डेटा पॉइंट्स कवर नहीं हो पाते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक और एल्गोरिथम हमको दिया गया जिसका नाम था लॉजिस्टिक रिग्रेशन। पहली बात तो लीनियर रिग्रेशन काम करता है रिग्रेशन प्रॉब्लम में। नाउ व्हाट इज रिग्रेशन प्रॉब्लम? जहां पे हिस्टोरिकल डेटा गिवन हो, उस डेटा को रीड किया जाए और एक लाइन बनाई जाए जो साइमल्टेनियसली सारे डेटा पॉइंट्स को टच करके जाए, जिससे यह कहा जाए कि ऑल जितना भी डेटा हमारे पास है उनका एक एवरेज डेटा निकाला गया, उसका एक एवरेज पॉइंट निकाला गया और उससे एक लाइन ड्रॉ कर दी गई। ऐसी एक प्रॉब्लम को रिग्रेशन प्रॉब्लम कहा जाता है। बट लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है वो सॉल्व करता है क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। हो सकता है इसके नाम में रिग्रेशन जरूर है, बट फिर भी ये सॉल्व कैसी प्रॉब्लम करता है, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। तो चलो हम समझते हैं हमारा क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम का पहला एल्गोरिथम। वी वांट टू लर्न अबाउट लॉजिस्टिक रिग्रेशन एज अ मेथड फॉर क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल्स ऑफ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। स्पैम वर्सेस हैम ईमेल्स। जब हम लोग को ईमेल्स आते हैं, उन ईमेल्स के कंटेंट को, उनकी ईमेल आईडी को देख के हमारा जो भी मेल प्रोवाइडर है वो ये डिसाइड करता है कि ये मेल जेन्युइन है, हैम है, या फिर ये मेल जो है वो स्पैम है या फेक है। परफेक्ट। इसमें दो कैटेगरीज मुझे मिली, जेन्युइन या फिर स्पैम, हैम और स्पैम। ऐसे ही एक और एग्जांपल है लोन डिफॉल्ट। कोई इंसान जो लोन उठाता है बैंक से या किसी भी प्रोवाइडर से, वो बैंक को लोन टाइम पे दे पाता है या नहीं दे पाता है, ये एक तरह की क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। डिजीज डायग्नोस्टिक। जब एक इंसान एक मेडिकल सर्विस प्रोवाइडर के पास अपना डिजीज चेक करवाने जाता है तो दो केसेस में आंसर हो सकते हैं, हो सकता है उसको डिजीज हो या हो सकता है उसको डिजीज ना हो। इस तरह की प्रॉब्लम्स जहां पे कैटेगरीज डिवाइडेड होती है उनको कहा जाता है क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। बट हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है वो एक तरह की क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व करता है जिसको कहा जाता है बाइनरी क्लासिफिकेशन। सही, बाइनरी मतलब जहां पे एग्जैक्टली दो क्लासेस हो, 0 और 1, ट्रू और फॉल्स, यस और नो, स्पैम और हैम, डिजीज है डिजीज नहीं है। इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करता है बाइनरी क्लासिफिकेशन या फिर मेरा लॉजिस्टिक रिग्रेशन। सो फार वी हैव ओनली सीन रिग्रेशन प्रॉब्लम वेयर वी ट्राई टू प्रिडिक्ट अ कंटीन्यूअस वैल्यू। सो बेसिकली रिग्रेशन क्या था, हिस्टोरिकल डेटा को दिया, एक कंटीन्यूअस एवरेज वैल्यू निकाली और कंटिन्यू फ्लो के अंदर वैल्यूज को प्रिडिक्ट करते गए। ठीक है, ऑल्दो द नेम मे बी कंफ्यूजिंग एट फर्स्ट, लॉजिस्टिक रिग्रेशन अलाउज अस टू सॉल्व क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। नाम में रिग्रेशन दिया है बट फिर भी ये सॉल्व करता है क्या, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। वेयर वी आर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट डिस्क्रीट कैटेगरीज, जहां पे हम डिफरेंट कैटेगरीज को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। द कन्वेंशन फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन इज टू हैव क्लासेस 0 और 1। ये सॉल्व करेगा सिर्फ बाइनरी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम, जहां पे दो क्लास हो सकती है, एक को 0 मान लो और एक को 1 मान लो। नाउ नेक्स्ट, वी कांट यूज अ नॉर्मल रिग्रेशन लाइन मॉडल ऑन बाइनरी ग्रुप्स, इट वॉन्ट लीड टू ए गुड फिट। मान लीजिए मेरे सामने ये पहला ग्राफ है, मैं जूम करता हूं,
इस ग्राफ में मेरे पास दो लाइन है, जीरो वाली लाइन के नीचे जो होगा वो जीरो क्लास में आएगा और वन वाली लाइन के जो ऊपर होगा वो वन क्लास में आएगा। इस केस में अगर मैं लीनियर रिग्रेशन से सॉल्व करने की कोशिश करूं मेरी प्रॉब्लम को, तो ऑलमोस्ट डेटा जो है वो जीरो में आ गया, बाकी डेटा वेस्ट हो गया। तो बेसिकली लीनियर रिग्रेशन लाइन बन ही नहीं पाएगी, हर बार फिट नहीं हो पाएगी। नाउ इंस्टेड वी कैन ट्रांसफॉर्म आर लीनियर रिग्रेशन टू अ लॉजिस्टिक रिग्रेशन कर्व। इसके बदले में हम क्या कर सकते हैं, लीनियर रिग्रेशन के ग्राफ को बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ हमने समझा, हमको लॉजिक समझ में आया, हमें कि हम लीनियर रिग्रेशन लाइन को कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करके कर्व में बदल सकते हैं। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हमें मिला लॉजिस्टिक रिग्रेशन कर्व, जिसको ब्लैक कर्व भी कहा जाता है। यहां पे आप देख सकते हो जीरो से स्टार्ट हो रहा है हमारा कर्व और वो पहुंच रहा है वन तक। तो जो भी डेटा या जो भी ग्राफ के पॉइंट्स जीरो पे लाई कर रहे हैं वो जीरो क्लास में होंगे, और जो वन में होंगे, जो वन के पास लाई कर रहे होंगे वन पे जाएंगे। बट दिक्कत एक और है, जीरो से वन के बीच का डेटा का क्या किया जाए, वो डेटा तो हमारा लॉस हो गया क्योंकि वो तो किसी क्लास में आ ही नहीं रहे। उसके लिए भी एक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया कि जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है वो बेसिकली आपके ग्राफ को तीन पार्ट में डिवाइड करेगा, जीरो क्लास, वन क्लास एंड 0.5, एक मीडियन वैल्यू। ठीक है, अब बेसिकली कैलकुलेशन करता है एक मैथमेटिकल फॉर्मूला के थ्रू, जिस फॉर्मूला को कहा जाता है सिग्मोइड फॉर्मूला। ठीक है, क्या है ये, द सिग्मोइड फंक्शन टेक्स इन एनी वैल्यू एंड आउटपुट इट टू बी बिटवीन 0 एंड 1। सिग्मोइड फंक्शन लीनियर रिग्रेशन की एक वैल्यू को लेगा, उस वैल्यू को लेने के बाद जो भी आंसर ये देगा वो आंसर 0 से 1 के बीच में ही होता है। दिस इज द क्वालिटी ऑफ सिग्मोइड फंक्शन। इट मीन्स this means we can take our linear regression solution and place it into the sigmoid function. This means we can take our linear regression solution and place it into a sigmoid. देखते हैं कैसे काम करेगा, हम एक बार पेंट ओपन कर लेते हैं। सो नाउ फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास एक इक्वेशन है लीनियर रिग्रेशन की, लीनियर अलजेब्रा की, दैट इज y इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन प्लस एक्स। मैं यहां लिखता हूं y इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन एक्स। ये मेरी इक्वेशन है किसकी, लीनियर अलजेब्रा की या फिर लीनियर रिग्रेशन की। अब क्या करेगा सिग्मोइड फंक्शन, इस इक्वेशन को लेगा, इस इक्वेशन को लेने के बाद एक फॉर्मूला में डाल देगा, दैट फॉर्मूला इज p इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय e टू द पावर, तो मैं पावर को अभी ऐसे डिनोट कर रहा हूं, पावर माइनस z, और यहां पे z क्या है, जो आपकी लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन थी उसको z कंसिडर किया गया, तो दिस इज एक्जेक्टली इक्वल टू z। तो ये जो पूरी इक्वेशन आपकी है, ये पूरी इक्वेशन कहां आ जाएगी, z के पावर में। अगर आपको मैथमेटिक्स समझ में आती है तो एक्सपोनेंशियल में अगर नेगेटिव पावर है, द वैल्यू वोंट रेज बिटवीन, वो वैल्यू 0 से 1 के बाहर नहीं जाएगी। तो इस तरीके से सिग्मोइड फंक्शन ने आपका सॉल्यूशन दिया कि आप लीनियर अलजेब्रा की कोई भी इक्वेशन लो, लीनियर इक्वेशन की कोई भी इक्वेशन लो, उस इक्वेशन को जब सिग्मोइड फंक्शन में डालोगे तो वो आपको प्रोवाइड कराएगा लॉजिस्टिक मॉडल या फिर लॉजिस्टिक कर्व। This result in a probability from 0 to 1 of belonging in the 1 class। ठीक है, तो ये आपको एक प्रोबेबिलिटी देगा कि जो भी चीज है वो 0 से 1 के बीच में ही लाए करेगी। नाउ सी दिस, अब इन लोगों ने एल्गोरिथम में एक और पॉइंट ऐड किया कि क्या है ना, 0 और 1 के बीच का डेटा लॉस हो जाएगा, तो इन्होंने बोला 0.5 को आप मीडियन मान लो, जिसको बोला गया कट ऑफ पॉइंट। ठीक है, इस कट ऑफ पॉइंट के ऊपर जो डेटा है वो क्लास 1 में जाएगा, इस कट ऑफ पॉइंट के नीचे जो डेटा है वो क्लास 0 में जाएगा। हो सकता है एरर्स हैं, मिनिमाइज कर लेंगे, ऑप्टिमाइज कर लेंगे, पर फिर भी एफिशिएंसी लीनियर रिग्रेशन से ज्यादा मिलेगी। सही, आफ्टर यू ट्रेन अ लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल ऑन सम ट्रेनिंग डेटा, यू विल इवेल्युएट योर मॉडल्स परफॉर्मेंस ऑन सम टेस्टिंग डेटा। सेम प्रोसेस, आप पहले ट्रेनिंग करवाएंगे डेटा की, उसके बाद टेस्टिंग करवाएंगे, उसके बाद यहां पे आप बिना ग्राफ के डेटा को इवेल्युएट भी कर सकते हो। इवेल्युएट करने के लिए आपको दो चीजें दी गई है, वन इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन मॉडल या क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, दूसरे का नाम है कंफ्यूजन मैट्रिक्स। तो क्लासिफिकेशन रिपोर्ट तो हम कोडिंग की तो समझ लेंगे, अभी हम देखने जा रहे हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स। नाउ कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स एक टेबल है जिसमें 4 डेटा पॉइंट्स हैं। पहला एक्चुअल नो, देखो आपको पता है आप जब प्रिडिक्शन करने जा रहे हो तो आपको दो चीजें मिलने वाली है, प्रिडिक्टेड आंसर्स और एक्चुअल आंसर्स। एक्चुअल आंसर्स में भी दो तरह के आंसर होंगे, नो एंड यस। प्रिडिक्टेड आंसर में भी दो तरह के आंसर होंगे, नो एंड यस। तो पहला सेल की बात करें, जो सेल लाया करता है एक्चुअल नो और प्रिडिक्टेड नो, मतलब इसने बोला कि 50 डेटा एक्चुअली नो थे। एक्चुअली नो मतलब
मान लो हम डिजीज की बात करें, 50 पेशेंट को एक्चुअली में डिजीज नहीं था और हमारे एल्गोरिथम में प्रिडिक्ट किया बहुत सही सही कि उन 50 को डिजीज नहीं है, तो प्रिडिक्शन भी नहीं था और एक्चुअल भी नहीं था, मतलब एक्चुअल आंसर्स भी ये बोल रहे हैं कि डिजीज नहीं है और प्रिडिक्टेड आंसर्स ने भी सही आंसर दिया कि डिजीज नहीं है। ऐसे अगले सेल पे जाएं, एक्चुअल नो एंड प्रिडिक्टेड यस, मतलब एक्चुअली 10 लोगों को डिजीज नहीं था पर हमारे एल्गोरिथम ने प्रिडिक्शन गलत दिया कि उनको डिजीज है। ऐसे अगला सेल क्या है, एक्चुअल यस, 5 लोगों को डिजीज था एक्चुअली पर प्रिडिक्शन गलत गया, 5 लोगों को हमारे प्रिडिक्शन ने बोला कि डिजीज नहीं है, एंड 100 लोगों को एक्चुअली डिजीज था और हमने प्रिडिक्ट भी किया कि डिजीज है। इस तरह की एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करती है इवैल्यूएशन के लिए, जहां पे मुझे क्लियर दिख रहा है कि जो मेरा एक्चुअल नो है और प्रिडिक्टेड नो है वो बिल्कुल करेक्ट प्रिडिक्ट हुआ है, मेरा एक्चुअल यस और प्रिडिक्टेड यस करेक्ट प्रिडिक्ट हुआ है। मतलब टोटल नंबर ऑफ डेटा मेरे पास 165 थे जिसमें से 15 रिजल्ट मेरे गलत गए हैं, मेरा प्रिडिक्शन जो है वो 15 रिजल्ट के लिए गलत हुआ है। इसको आगे समझते हैं। नाउ सी दिस, इनको एक नाम भी दे दिया गया है, एक्चुअल नोज एंड प्रिडिक्टेड नोज, जो कि सही आंसर थे उनको कहा गया ट्रू नेगेटिव्स। ट्रू नेगेटिव क्यों कहा गया, क्योंकि दोनों मैच कर रहे हैं इसलिए ट्रू है, नेगेटिव मतलब आंसर 0 क्लास में जा रहा है। अगला आता है फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव मतलब हमारा प्रिडिक्शन एक्चुअल आंसर से मैच नहीं हुआ इसलिए फॉल्स हो गया। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि जो एक्चुअली काम हो रहा है वो किस पे हो रहा है, फर्स्ट क्लास पे, क्लास नंबर 1 पे, ठीक है। ऐसे अगला है एफ एन, दैट इज फॉल्स नेगेटिव। इट मींस एक्चुअली आंसर जो था वो प्रिडिक्टेड आंसर से मैच नहीं हुआ, इट मींस फॉल्स। एंड नेगेटिव क्यों, क्योंकि प्रिडिक्शन क्या था, नो पे था, ठीक है। सो बेसिकली अगला जो आता है वो मेरा है ट्रू पॉजिटिव। ट्रू पॉजिटिव क्या है, ट्रू मतलब यहां पे प्रिडिक्टेड आंसर यस था और एक्चुअल आंसर यस थे। एंड यहां पे पॉजिटिव क्यों कहा गया, पॉजिटिव इसलिए कहा गया क्योंकि यहां पे दोनों क्लासेस 1 क्लास को डिनोट कर रही है। ये सब कुछ करने के बाद मेरे पास एक इवैल्यूएशन आया, मैंने रोज एंड कॉलम्स के डेटा को सम कर दिया, 60 आ गया रोज का डेटा एंड 105 आ गया, ऐसे कॉलम का सम 55 और 100 आ गया, 110 आ गया। नाउ होगा क्या, यहां देखना, आप इतना समझ लीजिए बहुत मिनिमम लेवल पे कि सही आंसर कौन कौन से। सही आंसर है जहां पे एक्चुअल नो और प्रिडिक्टेड नो है और एक्चुअल यस और प्रिडिक्टेड यस है, मतलब 150 डेटा सही है और 15 डेटा गलत है। उसके भी यहाँ पे भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो या फिर आप एक और कैलकुलेशन कर सकते हो कि आपने क्या किया, यहां पे ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव किया। ट्रू पॉजिटिव कितने थे 100 एंड ट्रू नेगेटिव्स 50। उसके बाद आपने टोटल नंबर ऑफ डेटा से डिवाइड कर दिया तो आपकी एक्यूरेसी आ गई है मॉडल की 0.91, इट मींस 91%। क्या करना है, डायगोनली जो डेटा है, क्या क्या डायगोनली डेटा है, जो आपके करेक्ट आंसर्स निकले हैं बिल्कुल सही कि एक्चुअल भी नो था और प्रिडिक्टेड भी नो था, एक्चुअल भी यस था और प्रिडिक्टेड भी यस था, उन डेटा को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ डेटा से डिवाइड कर दो, आपको आपकी एक्यूरेसी मॉडल की पता चल जाएगी। परफेक्ट। और अगर आपको एरर कैलकुलेट करनी है तो जो गलत प्रिडिक्शन हुए थे, मतलब 10 + 15, आप उसमें डिविडेशन दे दो, आपको एरर्स पता चल जाएगी। परफेक्ट। तो यहां पे मैंने दिखा दिया एरर्स। अगर आपको नहीं समझ में आता कि ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव का इनका मतलब क्या है, तो पहले एक एग्जांपल से समझते हैं फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव का एक बहुत फनी और बहुत ह्यूमरस एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब क्या है, a doctor come to a patient and says, and the patient is male, he come to that patient and says you are pregnant, it means it's a false positive। मतलब उसने प्रेडिक्ट गलत किया है, ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन उसने बोला कि आप 1 क्लास में लाया कर रहे हो, आपको डिजीज है या आपको कोई भी चीज है। फॉल्स नेगेटिव मतलब टू ए फीमेल वेयर अ मॉडल कैन सी कि हाँ वो प्रेग्नेंट है, फिर भी वो बोल रहा है कि यू आर नॉट प्रेग्नेंट, तो दैट पर्टिकुलर थिंग इज ह्यूमरस एंड कॉल्ड एज फॉल्स नेगेटिव। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से बिहेव करता है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर। इफ देयर विल बी एनी डाउट्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।